हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं। क्योंकि आपको खान सर का टेस्ट आपका कराया जा रहा है 72वीं बीपीएससी का, उसका टेस्ट नंबर हम लोग 35 का आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है, वो पोस्ट भी हो चुका है। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 यानी कि 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न आज हम लोग इसमें पूरा कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.15x पे देखिएगा। हम पहले ही बोल रहे हैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ा लीजिएगा। बिना कोई देर किए वो चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर। अगर अभी आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 75 से। हम 75 नंबर प्रश्न से आप लोग को बोले थे कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में बताया भी है, बहुत नहीं भी बताएं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम बताते हैं। देखिए मनुष्यों में रक्त और वायु के बीच गैसों का विनिमय कहाँ होता है? बताइएगा, मनुष्यों में रक्त और वायु के बीच गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो आपका एल्वियोली में होता है। कहाँ होता है? एल्वियोली में होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन से जानते हैं। देखिए मनुष्यों में रक्त और हवा के बीच गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो एल्वियोली में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु मोलस्का संघ से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु मोलस्का संघ से संबंधित है? तो आपका ऑक्टोपस जो है आपका मोलस्का संघ से संबंधित है। देखिए ऑक्टोपस मोलस्का संघ से संबंधित है। विशेष रूप से यह सेफेलोपोडा वर्ग से है। कौन सा वर्ग से है? तो सेफेलोपोडा वर्ग से है, याद रखिएगा। देखिए इस वर्ग में कोमल शरीर वाले द्विपार्श्व सममित कशेरुकी शामिल हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। 77वां प्रश्न आपको क्या बोल रहा है? मानव ग्रंथियों और उनके स्रावों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये आपका मानव ग्रंथि दिया हुआ है, ये आपका उनका स्राव दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग को बताना है कि कितने आपका सही सुमेलित हैं। देखिए अग्नाशय बताइएगा, क्या आपका इंसुलिन और ग्लूकान बिल्कुल सही सुमेलित है? बताइए। तो बिल्कुल आपका ये सही सुमेलित है, मेरा मुंह से पहले निकल गया था, बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए एंड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है? कार्टिसोल, क्या आपका सही सुमेलित है? तो ये आपको बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए, बिल्कुल सही सुमेलित नहीं। इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए पीयूष ग्रंथि थायरोक्सिन का स्राव नहीं करती है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ना कि पीयूष ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर, अच्छा ये हम गलत देख लिए भैया, बिल्कुल आपका ये सही है। 2 आपका बिल्कुल मिलान सही है। 3 में आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में बताइए, इसका आंसर देख लेते हैं। ये बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि आपको क्या है? थायरोक्सिन, ध्यान रखिए। देखिए पीयूष ग्रंथि थायरोक्सिन का स्राव नहीं, थायरोक्सिन का स्राव नहीं है। देखिए यहाँ थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन का स्राव नहीं करती है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ना कि पीयूष ग्रंथि द्वारा, याद रखिएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 युग्म आपको बिल्कुल सही सुमेलित है, 1 और 2 आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? चलिए इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1-2 क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे तो आप लोग आंसर नहीं बताते हैं। इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, गूगल या चैट जीपीटी आप लोग नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। देखिए अभिकथन 1 है, कारण आर है। अभिकथन 1 में क्या है? सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध एंटीबायोटिक्स अप्रभावी होते हैं। क्या अभिकथन 1 आपका सही है? तो अभिकथन 1 तो आपको बिल्कुल सही है। कारण आर में दिया हुआ सामान्य सर्दी जुकाम वायरस के कारण होता है, जिसमें से उच्च उपाशय तंत्र का अभाव होता है, जिसमें से एंटीबायोटिक लक्षित करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों आपका सही है, और आर एक ही सही व्याख्या भी आपका करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, बाकी आगे हम समझ लेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में एक अवशेषी अंग है? अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये बार बार आएगा नहीं, जो भी हम डालेंगे वो आपके रिलेटेड ही इसमें आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में एक अवशोषी अंग है? अवशोषी अंग है, ध्यान रखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपका देखिए वर्मीफॉर्म ऑब्डेक्सी आपका जो है सो आपका अवशोषी अंग है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मनुष्यों में एक अवशोषी अंग का एक उदाहरण है। अवशोषी अंग एक ऐसी संरचना है जो विकास के क्रम में अपने मूल कार्य का पूरा या अधिकांश हिस्सा
हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और इसका सोल्यूशन थोड़ा सा और सुन लीजिएगा। क्या बोले थे, अपनी अधिकांश शिक्षा खो चुका है। हमारे शाकाहारी विकासवादी पूर्वजों में सुकुम और इसका विस्तार अपेंडिक्स एक बड़ी अत्यधिक कार्यकर थैली थी। इसका उपयोग सेलुलोज जैसे कठिन पदार्थों को पचाने के लिए किया जाता था। जैसे जैसे मानव आहार से अधिक आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ शामिल हुए, जिससे विशेष रूप से खाना पकाने की खोज के बाद अपेंडिक्स सिकुड़ गया और उसने अपने प्राथमिक पाचक कार्य खो दिया था। याद रखिएगा, पूरा सोल्यूशन दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। बताइए, मानव रक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मानव रक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान में रखिए, देखिए ऑप्शन ए से देखते हैं हम लोग, प्लाज्मा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है, जो कि बिल्कुल आपको सही है। वो ये आपको बच्चों को बता देगा, जो 9th-10th में पढ़ रहा है ना, वो भी बता देगा ये आंसर का, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। रक्त एक विशिष्ट संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है। आयतन के आधार पर यह लगभग 55% प्लाज्मा और 45% निर्मित तत्वों जैसे कि लाल रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स से बना होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 की ओर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप लोगों को 10-15 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ मिलेगा आपको साइंस का देखने के लिए। उसके बाद क्योंकि पार्ट 1 हम करवाया था, पार्ट 1 में सिर्फ आपका जीएस का क्वेश्चन था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बोल रहा है सही नहीं है, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये मुख्य रूप से मातृपक्ष में वंशानुगत होते हैं, जो कि ये तो आपका बिल्कुल सही है। ये अपना स्वयं अवृत्तिकार डीएनए होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही। किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में याद रखिएगा। ये शरीर के प्रत्येक प्रकार के कोशिका में समान संख्या मौजूद होता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ये क्या, वायवीय शोषण के प्रमुख स्थल हैं, ये आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही उत्तर बोल रहा कौन सा सही नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है। माफ कीजिएगा, इसको सही हम सोल्यूशन नहीं लिख पाए हैं। देखिए हाल ही में समाचारों में रहा शब्द एआई सॉप किसे संदर्भित करता है। तो हाल ही में समाचारों में रहा शब्द एआई सॉप किसे संदर्भित करता है, ये आप लोग को बताना है। चलिए देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादित निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री, याद रखिएगा, इसको आपको संदर्भित करते हैं। देखिए एआई सॉप एक शब्द आधुनिक डिजिटल कैश स्लैंग है, जिसे मेरियल वेबस्टर द्वारा 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट द्वारा उत्पन्न अवांछित और गुणवत्ता और भारी मात्रा में उत्पादित मीडिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 की ओर। मध्य भारत में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है। भारत में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम के लिए कौन संगठन उत्तरदायी है, तो आपका दूरसंचार विभाग, आपका डीओटी, आपका जो सो इसका उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 85 आपका बोल रहा है मिलान करने वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सोचिए आपको नौसैनिक पोत दिया हुआ है, असर श्रेणी या वर्ग दिया हुआ है। बताइए INS दूनागिरी, क्या है INS दूनागिरी। चलिए इसका बताइएगा तो कहाँ हो जाएगा, तो इसका दूनागिरी हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट 17A थ्रिस्ट ब्रिगेड, ये आपका 4 में हो जाएगा। देखिए INS संशोधक का श्रेणी या वर्ग कौन सा हो जाएगा, तो इनका श्रेणी वर्ग हो जाएगा बड़ा पोत, क्या है बड़ा सर्वे पोत कहाँ, तो आपका देखिए 1 में है। INS अग्रय आपका कहाँ जो, तो आपका हो जाएगा एंटी सबरिन सेल वाटर क्रॉफ्ट, याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा इसमें। INS वक्सीर, ये आपका हो जाएगा कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए है, आपका राइट आंसर होगा। ये इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको स्टार मार दे रहे हैं, इसको आप लोग याद करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 की ओर। मतलब किसी अमेरिकी कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो किसको आपको प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको स्टारलिंक को आपका प्राप्त हुए हैं। तो किसी अमेरिकी कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्राप्त हुआ है, तो स्टारलिंक को आपका प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 87 की। हाल ही में किसे BCCI के 17वें अध्यक्ष के रूप में
चुना गया है। इसका आंसर आप लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं भैया, चलिए बताइए तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। इंडिया में तो अधिकतर लोग क्रिकेट देखते हैं, स्टूडेंट लोग तो क्रिकेट एकदम और ही देखते हैं। तो मिथुन मनहास को आपका चुना गया, किसमें 17वें अध्यक्ष के रूप में मिथुन मनहास को चुना गया है, याद रखिएगा। देखिए दिल्ली के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेटिव मिथुन मनहास को सितंबर 2025 में हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के 94वीं सालाना आम बैठक में निर्विरोध 37वें प्रेसिडेंट चुना गया है। इन्होंने रोजर बिन्नी की जगह ली है, जो बोर्ड के 36वें प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 88 की ओर। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो हाल ही में भारत और नेपाल के बीच पहली सीधी वाणिज्यिक इंटर कंटेनर मालगाड़ी किन दो स्थानों को जोड़ता है। किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो कोलकाता बंदरगाह से और विराटनगर कुंभस्ट यार्ड को आपका जोड़ता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 89 की ओर। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कौन बने हैं, तो एंडी वनहैम बने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाए। देखिए एंडी वनहैम 20 जुलाई 2026 को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने अपने पहली लेबर पार्टी के पूर्ववर्ती कीर स्टामर से सरकार की कमान संभाली है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90 के बाद। नक्शा शहरी भूमि सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना कि कौन सा कथन सही है। देखिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सा कथन सही। देखिए एक में है इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। क्या कथन एक आपका सही हो जाएगा, तो कथन एक आपका जो है सो बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं सॉरी बिल्कुल गलत है आपका। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए नक्शा शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय क्या है जियो स्पेशियल ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण प्रोजेक्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भूमि संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया था, न कि आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा। याद रखिए किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपका देखिए विकास कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भूमि संसाधन विकास क्या भूमि संसाधन विकास द्वारा शुरू किया गया था, ना कि आवास और ठीक है यहाँ दिया हुआ है शहरी आवास और शहरी कार्यक्रम के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। देखिए 2 में है यह शहरी भूमि खंडों का एक GIS एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसके क्रियान्वयन के लिए तकनीकी भागीदारी के रूप में कार्य करेगा, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। ध्यान में रखिए नक्शा शहरी भूमि सर्वेक्षण के संबंध में कथन 2 और 3 सही हैं। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। अभी तक अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हाइप का बटन अगर आप लोग को दबाने का मन होगा तो प्लीज़ दबा दीजिएगा, नहीं मन होगा तो नहीं दबाइएगा, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो वर्ष 2026-27 के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। देखिए मध्य प्रदेश के कैडर 1994 बैच के IAS अधिकारी और वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल को जुलाई 2026 में 2026 से जून 2027 के कार्यकाल के लिए FATF का उपाध्यक्ष चुना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 92 की ओर। तो एथलीट्स फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में किस एथलीट्स ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, नया अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो नया अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड आपका कौन बनाया है, तो आपका गुरविंदर सिंह बनाया है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डिफिनेशन से जानना बहुत जरूरी है कि ये रिकॉर्ड आपका हाल ही में भी बनाया गया है। देखिए 23 मई 2026 को रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम में पुरुषों की 100 मीटर फाइनल दौड़ में गुरविंदर सिंह ने 10.09 सेकंड के समय लिया और 10.10 सेकंड के कम समय में दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय स्प्रिंटिंग बन गए हैं। अनिमेश कुजूर 10.20 सेकंड के साथ दूसरे और वह परवन गुबर 10.29 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर कितने सेकंड में दौड़ा था गुरविंदर सिंह, चलिए बताइए। तो गुरविंदर सिंह आपको दौड़ा 10.09 सेकंड से। अगला 93 में पढ़ते हैं भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितनी अध्यादेश स्थानांतरित की है, कितने अध्यादेश
की है, तो ये बताइएगा। तो ये आपका देखिए 2.86 लाख करोड़ रुपये आपका आवंटित किए हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितने अधिशेष हस्तांतरित किए हैं? हस्तांतरित आपका 2.86 लाख करोड़ रुपये किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 94 की ओर। भोजशाला परिसर जो हाल ही में समाचारों में था, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए किसके द्वारा बनवाया गया था? तो परमार के द्वारा आपका बनवाया गया था। देखिए मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला परिसर का श्रेय परमार शासक राजा भोज को दिया जाता है। उन्होंने लगभग 1010 से 1055 ईस्वी तक शासन किया था, जिसे सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था और यहाँ ज्ञान देवी वाग्वे देवी के मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिन्हें हाल ही में नाम पड़ा, जिसे हाल ही में इसका नाम पड़ा है। 95 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए हाल ही के CBSE सर्कुलर के अनुसार कक्षा 9 से 10 के छात्रों को कितनी भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य है? कितने भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य है? तो ये आपका कम से कम 2 भाषाएं आपका अनिवार्य हो जाएगा। ध्यान रखिए 2 भाषाएं आपको पढ़ना बेहद जरूरी हो जाएगा CBSE बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 को। हाल ही में अमेरिका चीन द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? चलिए इसका बताइए। तो बीजिंग में आयोजित किया गया था। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के शिखर सम्मेलन 2014 और 15 जुलाई 2026 को बीजिंग में हुआ था। 97 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को स्थापित क्षमता अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके बारे में? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को स्थापित क्षमता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर को चुनना है। अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित पहले कीजिए। तो पहला अवरोही क्रम में कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए तो पहला आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, नहीं पहला पवन ऊर्जा होगा, नहीं पहले सौर ऊर्जा होगा, पहले सौर ऊर्जा हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है पवन ऊर्जा हो जाएगा, उसके बाद आपका बड़ी विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, उसके बाद बायोमास सह उत्पादक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका पहला हो जाएगा, फिर ये आपका दूसरा हो जाएगा, फिर ये आपका तीसरा हो जाएगा, फिर ये आपका चौथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 98 की ओर। बताइए नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही कथन। एक में यह नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के पहला मानवयुक्त मिशन था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसे कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का एक अंतरिक्ष यात्री शामिल था, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान में रखिए दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है, 1 और 2 आपका सही है। 99 नंबर पर देखिए हाल ही में कौन से प्रिंटिंग नीलामी में बेची गई सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग बन गई है? भारतीय पेंटिंग बन गई है तो कोई यशोदा और कृष्णा का पेंटिंग अब सबसे महंगी बन गई है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए राजा रवि वर्मा की बनाई गई यशोदा और कृष्णा 1890 के दशक की अप्रैल 2026 में सैफरन आर्ट की नीलामी में 1.67 अरब यानी कि $17.9 मिलियन में बिकी है। ये नीलामी में बिकने वाली अब तक की सबसे महंगी भारतीय कृतिकला बन गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 100 की ओर। देखिए हाल ही में कौन सा देश ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधनों से बाहर हो गया है? बताइएगा कौन सा देश आपका ओपेक और ओपेक प्लस के गठबंधनों से बाहर हो गया है? कौन सा देश आपका बाहर हुए हैं? तो लोग अच्छी तरह से बना था, संयुक्त अरब अमीरात आपका जो है बाहर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 101 की ओर। भारत के ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 के तहत कौन सा प्राधिकरण ऑनलाइन गेम्स को विनियमित और वर्गीकृत करता है? तो वो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। देखिए भारत के ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण OGAI का गठन ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन के विनियम नियम 2026 के तहत किया गया है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल 2026 को अधिसूचित किया गया था और यह 1 मई 2026 को प्रभावी हुआ। यह ऑनलाइन गेम्स की प्रकृति के निर्धारण, पंजीकरण, शिकायत निवारण, प्रवर्तन और अन्य नियमों के साथ समन्वय का प्रावधान करता है। ध्यान रखिएगा
अब वीडियो को 1.15x पे जरूर देखिएगा, वीडियो का आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पे आपका सेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 102 की ओर। 2026 में श्रीलंका तट पर किस ईरानी युद्धपोत को अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबा दिया था? तो 2026 में अमेरिका के तट पर किस ईरानी युद्धपोत को अमेरिकी पनडुब्बी को डुबा दिया था? अमेरिकी पनडुब्बी को आपका डुबा दिया था, तो ये आपका INS देना आपका डुबा दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 103 की ओर। तो BCCI नमन अवार्ड 2026 इन विजेता इन युग्मों पर विचार कीजिए। BCCI नमन अवार्ड 2026 और इन विजेता इन युग्मों पर विचार कीजिए। कितने आपका सही सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना है कि कितने सही सुमिलित हैं। देखिए, एक में आपका है पोली उम्रीगर पुरस्कार शुभमन गिल, बिल्कुल आपका सही है। देखिए, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राहुल द्रविड़, बिल्कुल आपका सही मिलान है, ध्यान रखिएगा। देखिए, बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू पुरुष हर्षित राणा, बिल्कुल आपका सही। हर्षित राणा को आपको तो अवार्ड मिलना बेहद जरूरी है। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला दीप्ति शर्मा, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए, महिलाओं के लिए BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथाली राज को मिला है, ना कि दीप्ति शर्मा को। किसको मिला है? मिथाली राज को मिला है। मिथाली राज को मिला है, याद रखिएगा। तो इसमें सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। केवल 3 युग्म आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, भारत ने ICC T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में किस टीम को हराकर ये आपका जीता है? तो न्यूजीलैंड को हराकर ये आपका जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं बताइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भैया। देखिए, 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए थे, जिसमें T20 विश्व कप में फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया था। किसको? 96 रन से हरा दिया था। अब भारत ने 5 विकेट पर 255 रन बनाए और न्यूजीलैंड ने 19 ओवर में 159 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट पर 15 रन देकर 4 विकेट लिए थे, प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 105 की ओर। 2026 में सैन एंजेल टेक्सास के डेविड नोबेल रिलीज डेकाथलॉन किसने जीता है? 2026 में सैन एंजोल टेक्सटाइल के डेविड नोबेल रिलीज में डेकाथलॉन किसने जीता है? आप खींचिएगा, इसमें थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गया तो यार कौन जीते हैं? तो ये आपको जीते हैं ये तस्विनी शंकर जीते हैं। कौन जीते हैं? तस्विन शंकर जीते हैं, याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 106 के। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? मतलब हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू किए हैं? तो वो कौन सा राज्य शुरू किए हैं? तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य शुरू किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की ओर। बताइए, सिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का निर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना के लिए कितनी वित्तीय परिव्यय मंजूरी दिया गया है? परिव्यय मंजूरी दिया गया है तो आपका 7,280 करोड़ रुपये आपका व्यय मंजूरी वित्तीय परिव्यय मंजूरी दिया गया। कितना? 7,280 करोड़, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की ओर। PM स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PM स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए, कथन 1 में आपका है, यह स्ट्रीट वेडर्स को बिना किसी गारंटी कोलेटरल फ्री के कर पूंजी ऋण प्रदान करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2 में है, यह नियमित रूप से भुगतान करने पर सालाना 12% की ब्याज सब्सिडी देता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए, इसको बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपका 12% नहीं, आपका 7% सब्सिडी ब्याज देता है। 3 में आपका इसकी लोन अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही उत्तर आपका 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 109 की। राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के वन्यजीव अनुकूलन खंड किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? किस टाइगर रिजर्व से होकर आपका गुजरता है? तो आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से आपका होकर गुजरते हैं, याद रखिएगा। देखिए, हाल में पहला वन्यजीव अनुकूल सड़क खंड भारतीय रिजर्व राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा दिसंबर 2025 में भोपाल के जबलपुर मार्ग पर NH 45 में 11.96 किलोमीटर के हिरन सिंदूर खंड शुरू किया गया था, जो जबलपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। ध्यान रखिए, यह खंड मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होकर गुजरात के गुजरता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 110 की ओर। तो यूएनसीटीएडी के अनुसार 2025 के दुनिया का सबसे बड़ा जहाज का रिसाइक्लिंग देश कौन सा है? रिसाइक्लिंग देश कौन सा है? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। रिसाइक्लिंग देश आपका भारत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 110 की 11 की ओर। बताइए ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट कौन जारी करता है? कौन जारी करते हैं? थोड़ा सा फास्ट निकलेंगे तो ये आपका देखिए FAO करते हैं, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 112 वन लाइनर क्वेश्चन भी इधर थोड़ा आप लोगों को फास्ट निकलना पड़ेगा। ठीक है, भारत ने किस थ्रस्ट श्रेणी में अपना पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजन इंजन विकसित किया है? भारत ने किस थ्रस्ट श्रेणी में अपना पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किए हैं? तो को 350 किलोग्राम का आपका इंजन विकसित किए हैं। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने 23 जुलाई 2026 को घोषणा की थी कि बेंगलुरु में DRDO की प्रयोगशाला की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी में भारत का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजन इंजन विकसित कर लिया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 113 की ओर। तो इनमें से कौन सा भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है? विश्व धरोहर स्थल बना है तो सारनाथ बने हैं। चलिए बताइएगा अगला नंबर प्रश्न। लघु करदाता विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में यह अघोषित विदेश संपत्ति की घोषणा करने के लिए एक समयबद्ध योजना है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसे लौटने वाले अनिवासियों जैसे कुछ छोटे छोटे करदाता शामिल हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। यह खंड और अभियोजन से क्रमित राहत प्रदान करती है, जो कि बिल्कुल सही है। राहत कर अतिरिक्त लेवी और सुनिश्चित शुल्क भुगतान पर निर्भर करती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोनों कथन आपका बिल्कुल, चारों कथन आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? लघु करदाता विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना 2026 के संबंध में चारों कथन सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 115 की ओर। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम का उपभाग है? नहीं है, उपभाग नहीं है, उपभाग नहीं है। तो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन जो है आपका, ये जो है आपका एकीकृत कार्यक्रम का उपभाग नहीं है, ये आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 116 की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 FY 2026 के लिए अनियमित वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर क्या है? तो वृद्धि दर आपका जो है 107.4% है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 117 की ओर। ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा क्या कहलाता है? ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा क्या कहलाता है? तो को प्राथमिक घाटा कहलाते हैं। 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन को पूंजी खाते का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के पूंजी खाते का घटक नहीं है? पूंजी घाटे का घटक आप कौन सा है? विदेशी में काम करने वाले भारतीयों को प्राप्त पोषण याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 119 की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृत मुद्रा की केंद्रीय परिभाषा से किस विशिष्ट वित्तीय संपत्ति के श्रेणी से बाहर रखा गया था? तो ये आपका वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थानों के पास सावधि जमा को आपका बाहर रखा गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 120 की ओर। क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी नहीं कीजिएगा तो यहाँ से वीडियो छोड़ कर जाने लगे तो जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक RBI की कौन सी गतिविधि पूंजी अंतर्प्रवाह स्टीरिलाइजेशन से संबंधित है? कौन आपका संबंधित है? तो ये आपका खुले बाजार की प्रक्रियाओं का संचालन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 121 की ओर। निम्नलिखित में से किन, ये बताइएगा, निम्नलिखित में से किन
जिलों के युग्म में बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति एसटी के लिए आरक्षित केवल 2 सीटें शामिल हैं, केवल 2 सीटें शामिल हैं। कटिहार और बांका जो है सो आपका एसटी के लिए आरक्षित केवल 2 सीटें आरक्षित है। कहाँ? कटिहार और बांका में। ये आप लोग को याद रखना है। तो बिहार में यूरोपीय व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताइएगा। कौन सा कथन सही? कथन 1 में पुर्तगाली बिहार में अपनी पहली उपस्थिति स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय थे, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। डचों ने मुख्य रूप से सोरा व्यापार के लिए पटना में एक कारखाना स्थापित किया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 17वीं शताब्दी में पटना सोरा निर्यात का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। किसका? बिहार में यूरोपीय व्यापार के संबंध में तीनों कथन सही है। मोस्ट वीपीआई क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन तो आप लोगों को सबको जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन इस चारों में से पूछ सकता है। वो वाला क्वेश्चन से आपको कम से कम 10 आपका जीएस निकलेगा। देखिए 1922 में गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1922 में गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी और इसमें से परिषदों में प्रवेश को लेकर मतभेद का उजागर हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी और इसमें परिषदों में प्रवेश को लेकर मतभेद उजागर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 124 की ओर। बिहार में प्रशासनिक स्थिति में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कथन का सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में बंगाल के नवाब के अधीन बिहार को बंगाल में सूबे मिल गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में बंगाल से पृथक किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उड़ीसा को बिहार और उड़ीसा प्रांत से पृथक किया गया, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। झारखंड का निर्माण के साथ बिहार का पुनर्गठन किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चारों कथन आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, कालक्रम में पहले से जाना है भैया, तो पहला आपका हो जाएगा, पहला जैसे जैसे आपका सिक्वल में दिया हो वैसा ही हो। ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला हो जाएगा बंगाल के नवाब अधीन बिहार को बंगाल से सूबे में मिला लिया गया। उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर में आपका ये कालानुक्रम में व्यवस्थित करने बोला था, हम ध्यान नहीं दिए थे। उसके बाद हो जाएगा बिहार को अलग प्रांत के रूप में बंगाल से पृथक किया गया था, बिल्कुल सही है। उड़ीसा को बिहार और उड़ीसा के प्रांत से पृथक किया गया था, बिल्कुल सही। 3 नंबर में हो जाएगा। 4 नंबर में हो जाएगा झारखंड का निर्माण बिहार के पुनर्गठन से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, ये पर क्वेश्चन आप लोग बोला पढ़ लीजिएगा। तो बिहार के भौगोलिक विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन इतना बार पढ़े हैं कि एकदम समझ में नहीं आ रहा कि कितना बार पढ़े होंगे। इसका पूर्व से पश्चिम के विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार से कम है, क्योंकि कौन नहीं जानता, बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। देखिए इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम के तक कितना है, तो आपका देखिए पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार 483 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का इसका विस्तार कितना है, तो 345 किलोमीटर है। तो इसमें कम नहीं है, ये आपका ज़्यादा है। देखिए गंगा नदी राज्य को 2 असमान भागों में विभाजित करती है, ये आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 126 की ओर। ब्रह्मकुंड को सप्तधारा नामक गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है, बताइएगा कहाँ स्थित है। ब्रह्मकुंड और सप्तधारा नामक गर्म जलकुंड कहाँ स्थित हैं, तो ये आपका नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। देखिए मुंगेर जिले में भी एगो आपका ये भीम बांध आपका स्थित है, जहाँ के वहाँ पे आपका गर्म पानी निकलता है। बिहार के वनावरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बिहार के वनावरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 1/3 से पर वन है, जो कि बिल्कुल आपका गलत होगा। किसके? बिहार के वनावरण के बारे में कथन एक ही आपका गलत है। बाकी जिले में पश्चिम चंपारण सबसे अधिक वन क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तराई वन पेटी के भीतर स्थित है, बिल्कुल सही जगह। अनावरण उत्तर पश्चिम और दक्षिण पहाड़ियों में केंद्रित है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 128 की ओर। तो बिहार का सबसे ऊंचा क्षेत्र किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो बिहार का सबसे ऊंचा क्षेत्र किस पर्वत श्रेणी में स्थित है,
किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सोमेश्वर श्रेणी में आपका स्थित है बिहार का सबसे ऊंचा क्षेत्र। बिहार के मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बता देना। किसके? भारत के मानवाधिकार आयोग के संबंध में। कथन 1 में वे यह राज्य के कानून के वजह एक केंद्रीय अधिनियम के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, बिल्कुल सही है। न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए, इसका पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस.एन. झा और राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ये पटना के न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद को बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर प्रसाद के साथ एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर 1 और 2 सही हो जाएगा, 3 आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में शहरी स्थानीय शासन स्तर नहीं है? बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का स्तर नहीं है? तो ग्राम कचहरी आपका ये नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 131 की ओर। संसद में बिहार के प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? कथन 1 में बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बिहार के राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा में बिहार के कोई सीट सुनिश्चित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर संसद में बिहार के प्रतिनिधित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 आपका सही, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 132 के। बिहार में एथेनॉल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में एक समवर्ती एथेनॉल प्रोसेसन नीति को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य था, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कटिहार जिले में स्थापित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो 1 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिहार के पहले जैविक गांव के रूप में अधिसूचित कठिया किस जिले में स्थित है? बताइए, कोठिया किस जिले में स्थित है? बताइएगा, कोठिया किस जिले में स्थित है? सबको पता है, आपका समस्तीपुर में आपका ये स्थित है। देखिए, कोठिया समस्तीपुर जिले के तारापुर प्रखंड में स्थित है, जो तारापुर पड़ता है, ताजपुर प्रखंड में स्थित है, जो ताजपुर से लगभग 6 किलोमीटर और जिला मुख्यालय 20 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 134 के। बिहार बजट 2026-27 में प्रतिबद्ध व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। कथन 1 में आपका बोल रहा है यह राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 47% अनुमानित है, जो कि बिल्कुल आपका क्या है? बताइए, बिल्कुल आपका, चलिए बताइए खुद, तो एक आंसर आप लोग भी बताइए भैया, इससे कैसे काम चलेगा? तो बिल्कुल आपका सही है। ब्याज भुगतान प्रतिबद्ध व्यय का सबसे बड़ा घटक है, ये भी गलत है। वर्ष 2025-26 के राजस्व प्राप्तियों का 39% था, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो 1 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बिहार बजट 2026-27 में प्रतिबद्ध व्यय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 135 को। बिहार के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में विभाज्य पूल में बिहार की हिस्सेदारी 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तर से घटा दी गई है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आयोग ने यह अपने पूर्ववर्ती धारा अनुशासित राजस्व घाटा अनुदान को बंद कर दिया है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कथन 3 में सभी राज्य में बिहार को ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए सबसे बड़ा अनुदान प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के संबंध में निम्नलिखित में से तीनों कथन आपका सही है। उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 36वां प्रश्न बताइए, देखिए, सूजनी कढ़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? सूजनी कढ़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन सही है? कथन 1 में इसके साथ सिले हुए पुराने कपड़ों के परतों पर किया जाता था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसके साथ सिले हुए पुराने कपड़ों की परतों पर किया जाता था। कौन? सूजनी कढ़ाई। देखिए, सूजनी कढ़ाई इसे 2016 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले का भसोरा गांव इसके पुनर्द्वार से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 137 को। खाली बिहार के बारे में आप लोग को आ रहा है। बताइए, मिथिला क्षेत्र का लोक नृत्य जट जटिन किसके द्वारा
किया जाता है? बताइएगा। मिथिला क्षेत्र का लोक नृत्य जट जटिन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका है, देखिए, वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा जिसमें से एक युगल के अलगाव को दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 138 की ओर। बताइए 2026 में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे को बिहार द्वारा क्लियर किए जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में आपका है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस राज्य के सभी 38 जिलों में स्थानिक है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अररिया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज वे जिले थे जिसमें से सर्वेक्षण को क्लियर किया है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। 3 में यह गलत है। 4 में सर्वेक्षण को क्लियर करने से किसी जिले को मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रोकने को अनुमति मिल जाती है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तब 2026 में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे को बिहार द्वारा क्लियर किए जाने के संबंध में कथन 1, 2 और 4 आपका सही है। 1, 2 और 4 आपका सही है। 139 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। 1857 से 58 के दौरान बिहार क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारी और उनका भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताइए कितने आपका सही सुमेलित हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए चलिए हमें बताते हैं। देखिए, हार्वर्ड वेक आरा के घेराबंदी के दौरान घिरी हुई सैन्य टुकड़ी का कमान संभाली, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित हैं। मेजर वेसेंट आयर आरा के मुक्त कराने के बीबीगंज के युद्ध में कुंवर सिंह को हराया, बिल्कुल आपका ये भी सही सुमेलित हैं। कैप्टन डनवर आरा के मुक्त कराने के प्रयास में विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा था, जो बिल्कुल आपका सही है। ब्रिगेडियर डगलस अप्रैल 1858 में गंगा के पार कुंवर सिंह का अंतिम रूप से पीछा करने का नेतृत्व किया है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चारों युग्म आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 140 की। देखिए कौन सा क्वेश्चन है। इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 140 नंबर प्रश्न बताइएगा। चलिए इसका आंसर भी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैथ है तो इधर मैथ रीजनिंग आएगा तो आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। 141 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 142 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 143 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? 143 का सही उत्तर सॉल्व करना पड़ेगा, रीजनिंग है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुवार। 144 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 75 डिग्री। 145 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 145 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7। 146 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 32.4 लीटर। 147 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 सेकेंड। 148 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1500 रुपये। 149 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टी। 150 नंबर प्रश्न जाइएगा भैया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। 150 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। टेस्ट नंबर 34 और 35 आपका दोनों समाप्त हो गया। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।